नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। और चलिए क्वेश्चंस की श्रृंखला में आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 97 क्वेश्चन है दोस्तों। और अब आप देखो कि बिल्कुल लेवल हमने चेंज कर दिया है क्वेश्चन का। अब जो है टफनेस लेवल वो पहले के क्वेश्चन से बिल्कुल ज्यादा हो गया है। और ये आपके डबल फिलर्स के क्वेश्चन है, ठीक है ना। डबल फिलर्स के क्वेश्चंस हैं। हर एक जो ब्लैंक है उसके ऊपर आपके पास 5 ऑप्शंस हैं, दूसरे ब्लैंक के पास भी 5 ऑप्शंस हैं। आप वर्ड्स को देखो कि वर्ड की जो लेवल है, उसका जो वोकैब है, अंडरस्टैंडिंग है, वो भी आपका थोड़ा सा टफ हो गया है। तो बिल्कुल ध्यान से हम लोगों को अब करना है ये क्वेश्चंस, और ट्रिक बहुत काम में आती है दोस्तों। सबसे मजेदार ट्रिक मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप किसी एक ब्लैंक को चुन लो, ठीक है। एक ब्लैंक के पीछे पड़ जाओ, बस एक ब्लैंक को आपको पहले उससे जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन निकल सकती है निकालो, और उसके बाद दूसरे ब्लैंक पर जाओ। ये एक मजेदार ट्रिक है। उसके अलावा जो रेस्ट 2 ट्रिक्स तो मैंने आप लोगों को बताई थी कि आप जो है हमारे ब्लैंक के क्या पता करो, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है ना। ये आप पता करो कि उसके अंदर कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच आ सकता है। भाई नाउन आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है, एडवर्ब आ सकता है। कौन सा वाला पार्ट ऑफ स्पीच उसके अंदर हम लोग लगा सकते हैं। तो एक तो आप ये पता करो, दूसरा हमको पता करना है सेंस, कि कौन से सेंस का वर्ड होगा, पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, ठीक। और एक किसी ब्लैंक को पहले टारगेट करो। तो चलिए शुरू करते हैं उसी तरीके से हम लोग बिल्कुल। तो देखो क्या लिखा है, पाकिस्तान डैश रेजेस दिस बिग बॉय ऑफ न्यूक्लियर एस्केलेशन excuse me, big boy of nuclear escalation every time it engages in some action in terms of dash terrorist across, ठीक है। तो पहला वाला ब्लैंक आप देखो जरा ध्यान से, क्या लिखा है दोस्तों, पाकिस्तान डैश रेजेस, ठीक है। पाकिस्तान डैश रेजेस। अब अगर मान लो डैश नहीं होता तो क्या होता, पाकिस्तान रेजेस, मतलब पाकिस्तान ये आपका क्या है। ध्यान देना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है ना। पाकिस्तान आपका क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक। और उसके बाद रेस करता है, रेस करता है मतलब वो चीजों को उठाता है, उजागर करता है। अब यहां पर ये आपका वर्ब है, वर्ब का 5th फॉर्म मतलब सिंगुलर वर्ब है, ध्यान देना। और ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। चलिए अब इसके बीच में अगर कोई ब्लैंक आया तो बताओ जरा कि वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होने वाला है। दोस्तों यहां जो वर्ड आएगा वो वर्ड इस रेजेस को डिस्क्राइब करेगा, मतलब इस वर्ब को और इंफॉर्मेशन इसके बारे में देगा, ठीक है। तो भाई वर्ब को जो डिफाइन करता है वो शब्द क्या होता है, वो शब्द हमारा होता है एडवर्ब। क्या होता है दोस्तों, एडवर्ब। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमको पता चल गई कि यहां पर क्या आने वाला है, एडवर्ब आने वाला है। तो देखो क्या लिखा है, पाकिस्तान डैश रेजेस दिस बेगोय। बेगोय का मतलब होता है हवा, एकदम हवा या बिल्कुल चिल्लाना, एकदम अतिशयोक्ति करना, बार बार एक तरह से ढोल पीटना, जिसको बोलते हैं ना कि डर दिखाना। बेगॉय ऑफ न्यूक्लियर एस्केलेशन, हर बार जो है उसको कुछ भी इस तरह की चीजें होती है, उसके कुछ थोड़े बहुत टेररिस्ट मारे जाते हैं या हमारे जवान जो है उनको मुंह तोड़ जवाब देते हैं, और वो अपना ये राग अलापना या हवा छोड़ना शुरू कर देते हैं कि हमारे पास जो है छोटे छोटे पाव किलो के एटम बॉम्ब्स है। तो इस तरीके से वो बोलते हैं, है ना। तो न्यूक्लियर एस्केलेशन जो है उसकी वो धमकी देते हैं हर बार, एवरी टाइम, हर बार। इट इंगेजेस इन सम एक्शंस, किसी भी एक्शंस में, इन टर्म्स ऑफ डैश टेररिस्ट अक्रॉस, कि टेररिस्ट को जब सीमा पार हमारे देश में भेजने की बारी होती है और हम उनको मार गिराते हैं, तो उनकी तरफ से यही धमकी आती है कि हमारे पास एटम बॉम्ब्स हैं और वो इसी चीज का हवा बनाते हैं, ठीक है। तो यहां पर मीनिंग तो हमको समझ में आ रहा है। अब देखो मैंने बताया था दोस्तों, पहले आप क्या करो, किसी एक ब्लैंक को टारगेट कर लो। तो पहले हम इस ब्लैंक को देख लेते हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमने निकाला कि यहां पर क्या आ रहा है, एडवर्ब आ रहा है। अब देखो एडवर्ब हम देख लेते हैं, हमारे यहाँ पर फर्स्ट वाले ऑप्शंस को पहले देख लेते हैं। फर्स्ट क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है, रिपीटेडली। तो रिपीटेडली का मतलब होता है बार बार, ठीक है ना। क्या मतलब होता है इसका, बार बार, निरंतर, जिसको बोला जाता है बार बार या निरंतर। और ये देखो दोस्तों ly लगा है, ly लगा है, इसका मतलब ये आपका
एडवर्ब है, ठीक है ना, एडवर्ब है। एक्सरसाइज्ड, तो अब एक्सरसाइज्ड जो है वो क्या होता है, या तो वो वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा या फिर वो आपका एडजेक्टिव होगा, लेकिन एडवर्ब कहीं कभी नहीं होगा। जब एडवर्ब नहीं होगा बी वाला कैंसिल। अब देखो कॉन्स्ट्रेंट्स, तो कॉन्स्ट्रेंट्स का मतलब होता है बाधाएं, रुकावटें, ठीक है ना, बाधाएं होता है, और ये आपका नाउन है, तो ये आपने कैंसिल कर दिया। अब देखो अप्रोच्ड, तो अप्रोच्ड भी उसी तरीके से या तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा या फिर एडजेक्टिव होगा, ठीक है, बट आपका क्या नहीं होगा, एडजेक्टिव नहीं, एडवर्ब नहीं होगा, मतलब डी वाला भी आपका कैंसिल। और अट्रैक्ट जो है वो आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो ये भी कैंसिल। इसका मतलब आंसर दोस्तों देखो कितनी आसानी से हम लोगों ने पता कर लिया, आंसर ए वाला आपका राइट आंसर है। केवल एक हमारे पार्ट ऑफ स्पीच की जानकारी हमारे पास होने से हमने तुरंत इसका आंसर जो है पता कर लिया। तो इस तरीके से इस ट्रिक के माध्यम से हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है ना दोस्तों। अब देखते हैं आगे भी क्या है। देखो तो देखो पाकिस्तान रिपीटेडली रेजेस की अगेन एंड अगेन, बार बार पाकिस्तान क्या करता है, वो रेज करता है ये हवा बेगौए उड़ाता है ऑफ न्यूक्लियर एस्केलेशन, न्यूक्लियर एस्केलेशन का ये डर दिखाता है। एवरी टाइम इट इंगेजेस, देखो इट आपका सिंगुलर सब्जेक्ट और इंगेज आपका सिंगुलर वर्ब, तो हर बार जब वो इंगेज होता है इन सम एक्शंस की, किसी न किसी तरह के एक्शंस में, इन टर्म्स ऑफ, अब यहां ध्यान देना, इन टर्म्स ऑफ, देखो टर्म्स है आपका नाउन, ठीक है, ये आपका प्लूरल नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन आया और उसके बाद देखो टेररिस्ट, ये आपका वापस से प्लूरल नाउन है। तो यहां जगह किसकी बनती है दोस्तों, यहां पर जगह बनती है आपकी किसकी बनती है, ऑफ है, तो या तो आपका क्या होगा कि एडजेक्टिव होगा, ठीक है, एडजेक्टिव की जगह बन रही है, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ सेंडिंग टेररिस्ट अक्रॉस, तो बिल्कुल सही है कि भाई किस किस चीज में, भेजने में, किसको, टेररिस्ट को, अक्रॉस, अक्रॉस का मतलब सीमा पार, तो उस हिसाब से भी हमारा यहाँ पर ये सेंडिंग वर्ड बिल्कुल सही है, ठीक है। बजटेड नहीं होगा, स्ट्रगल्स नहीं होगा, मोटिवेशनल नहीं होगा, ठीक है, तो ये सारा हमारा कुछ नहीं होने वाला है। देखो दोस्तों यही ब्यूटी है, ठीक है ना, फिलर्स की मैं बताऊंगा आपको, यही ब्यूटी है। एक बार एरर करेक्शंस में आप लोगों को पूरा मीनिंग देखना होता है, पूरा सेंटेंस समझना होता है, लेकिन फिलर्स की जो स्ट्रैटेजी है उसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो अलग है, ठीक है। उसकी स्ट्रैटेजी वही है, आपको जो है पार्ट ऑफ स्पीच पर फोकस करना है, सेंस पर फोकस करना है, ये दो तीन चीजों पर आप फोकस करोगे तुरंत आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। इतना आसानी से आप इसमें फिलर्स में ला सकते हो आंसर। मतलब मैं कहूंगा कि फिलर्स में जो है आपको शॉर्ट ट्रिक्स आना चाहिए, ठीक है ना, शॉर्ट ट्रिक्स जो है वो फिलर्स में आपको पता होना चाहिए, नो डाउट। और देखो ट्रिक हमारी इस क्वेश्चन की यही थी कि पार्ट ऑफ स्पीच हमने पता कर लिया भाई, नाउन है, सॉरी वर्ब है, तो वर्ब के पहले एडवर्ब ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। जब एडवर्ब ही आएगा, एक ही एडवर्ब है हमारा ऑप्शन के अंदर, मतलब वही हमारा राइट आंसर, और तुरंत विद इन 10 सेकेंड के अंदर हमारा आंसर आपके सामने। ठीक दोस्तों, हुआ क्लियर? चलिए वीडियो को फिर से देखें आप लोग अगर समझ में नहीं आए, पर अब आप लोग बिल्कुल ध्यान देना है क्योंकि अब जो लेवल के क्वेश्चंस आएंगे वो और टफ होने वाले हैं। ठीक, चलिए देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। और जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि हमारा डबल फिलर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे कंटिन्यू चल रहे हैं। आप देखो एक क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 97 से हमने शुरू किया था डबल फिलर, और इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 98 आपके सामने है दोस्तों। ठीक है ना, डबल फिलर का है, जैसे कि मैंने बताया कि इसका लेवल काफी अच्छा होने वाला है और आगे के जो क्वेश्चंस आपके सामने आने वाले हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे, टफ क्वेश्चंस होंगे, ना केवल ट्रिक बट समझ, दोनों चीजों की यहां पर आवश्यकता पड़ने वाली है। लेकिन क्योंकि आपका दोस्त राज सर जो है वो आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताने वाले हैं और पूरा स्प्रेड करके, पूरा डिटेल करके भी इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 आपके सामने। अब देखो पहले इसको पढ़ते हैं, क्या लिखा है दोस्तों। अटेंशन नीड्स टू बी डैश टू बोथ cyclical and structural dimensions of India's present dash
स्लो डाउन। क्या यहां पर बोला जा रहा है, ध्यान देना दोस्तों, अटेंशन नीड्स टू बी डैश, कि अटेंशन जो है, अटेंशन का मतलब यहां पर है कि ध्यान, क्या करने की आवश्यकता है, ध्यान नीड्स टू बी डैश करने की आवश्यकता है। एक इंफॉर्मेशन तुरंत पता चल गई कि करने की आवश्यकता है, किसी एक्शन की बात हो रही है, मतलब वर्ब की बात हो रही है। ठीक है, किसकी बात हो रही है दोस्तों, वर्ब की। देखो इस तरीके से इंफॉर्मेशन निकालना है। अब वर्ब की बात हो रही है, आपको मैंने बताया था कि बी अगर आता है तो केवल 2 वर्ब लग सकते हैं। ठीक है, केवल 2 वर्ब लग सकते हैं। एक तो आपका वर्ब का आईएनजी लगने वाला है, दूसरा वर्ब का ईडी लगने वाला है। ठीक है, वर्ब का ईडी का मतलब होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म लगने वाला है। अब आप ऑप्शन में अगर देखोगे तो किसी में भी आईएनजी नहीं है, केवल विलिंग को छोड़ के। चलिए आईएनजी है, दोनों का रूल मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन तो हमको पता चल गई कि या तो वर्ब का क्या लगने वाला है, फोर्थ फॉर्म होगा, या फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, लेकिन वर्ब होगा। इतना हमारी इतनी चीजें हमारे लिए क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं तो देखो, अटेंशन नीड्स टू बी डैश, ठीक, टू बोथ साइक्लिकल एंड स्ट्रक्चरल डायमेंशन। भाई किसको अटेंशन देने की आवश्यकता है, दोनों। किस किस को, एक तो साइक्लिकल, देखो चाहे मीनिंग आपको इसका पता ना हो, लेकिन इस तरीके से आप इसको पता कर सकते हो। देखो अल लगा है, ठीक है, अल लगा है, इसका मतलब ये आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, स्ट्रक्चरल, अल लगा है, इसका मतलब ये भी आपका एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव होता है इसको डिफाइन करने के लिए, तो ये डायमेंशंस। ठीक है, और ये आपका जो है नाउन है प्लूरल वाला। क्लियर हुआ दोस्तों। तो देखो स्ट्रक्चरल डायमेंशंस कहां का, ऑफ इंडियाज प्रेजेंट डैश, तो इंडिया का मौजूदा डैश स्लो डाउन है ना, इंडियाज प्रेजेंट डैश स्लो डाउन। तो देखो इंडिया का प्रेजेंट और कैसा डैश स्लो डाउन, किस तरह का स्लो डाउन, डैश का स्लो डाउन। देखो ध्यान देना, स्लो डाउन हमारा है नाउन। ठीक, अब नाउन को डिस्क्राइब करने वाला शब्द उसके पहले आता है और एडजेक्टिव कहलाता है। तो देखो कितनी आसानी से हमने इंफॉर्मेशन निकाल ली हमारे दोनों ब्लैंक्स की। अब देखो बहुत इजी पढ़ने वाला है, ठीक है ना, इसको सॉल्व करना बहुत आसान पढ़ने वाला है। तो ध्यान देना दोस्तों, अटेंशन नीड्स, देखो अटेंशन, अटेंशन ये बहुत कॉमन वर्ड है भाई। कैसे बोलते हैं, आपकी टीचर आपको स्कूल में कैसे बोलती है, पे अटेंशन, ध्यान दो। तो कुछ ऐसे आपको याद रखना है कि वर्ड के साथ जोड़ी आती है। ठीक है, कुछ शब्दों की जोड़ी आती है, जैसे अटेंशन पे है ना, अटेंशन गिवन, अटेंशन टेक, तो ये 2-3 शब्द है। अब हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो वर्ब का थर्ड या फोर्थ कौन सा आने वाला है, चलिए एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट वाला ऑप्शन आप देखो आपके सामने क्या है, अटेंशन नीड्स टू बी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो भाई इंफ्रास्ट्रक्चर तो नाउन है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो नाउन है, हमको चाहिए वर्ब, इसको हमने कैंसिल कर दिया, ए वाला हमारा नहीं आने वाला। नेक्स्ट देखो एक ही को टारगेट करो है ना, दोनों ऑप्शन पर मत जाओ, पहले इसको सॉल्व करो। अटेंशन नीड्स टू बी पेड, बिल्कुल हो सकता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है और अटेंशन देने की जरूरत है, और ये बहुत कॉमन वर्ड है कि हम बोलते हैं पे अटेंशन। ठीक है, ये एकदम इसके साथ पेयर बन रहा है। ठीक है, तो आपका पेयर बन रहा है, बी वाला हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, अटेंशन नीड्स टू बी सॉट, तो सॉट जो है वो भी वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ठीक है, कि अटेंशन जो है वो सॉर्ट किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये भी आपका जो है अच्छा, सॉर्ट का मतलब होता है रिजॉल्व करना, क्या करना, रिजॉल्व करना, सॉर्ट आउट करना, जिसको हम बोलते हैं। आगे देखते हैं, अटेंशन नीड्स टू बी विलिंग, विलिंग टू, ठीक है, नीड्स टू बी विलिंग टू बोथ। तो भाई अटेंशन नीड्स टू बी विलिंग, विलिंग कोई सेंस नहीं हो रहा है। ठीक है, नीड्स टू बी विलिंग कोई सेंस यहां पर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, डी वाला भी कैंसिल। अटेंशन नीड्स टू बी डेवलप, भाई डेवलप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, अगर ये ईडी होता तो हम लोग चलिए सोच सकते थे, तो ये ऑप्शन भी हमारा कैंसिल हो गया। मतलब देखो कितनी आसानी से हमने क्रॉस आउट कर दिए, 3 ऑप्शंस बचा हमारे पास, या तो बी हो सकता है या फिर सी हो सकता है। अब हम लोग हेल्प लेने वाले हैं दोस्तों किसकी, अगले वाले ब्लैंक की। तो देखो अटेंशन नीड्स टू बी, चलिए पेड या सॉर्ट,
टू बोथ साइक्लिकल एंड स्ट्रक्चरल डायमेंशंस ऑफ इंडियाज प्रेजेंट, देखना जरा बताओ क्या आएगा, इंडियाज प्रेजेंट इकोनॉमिक स्लो डाउन होगा या फिर रिमोट स्लो डाउन। देखो रिमोट का मतलब क्या होता है, रिमोट का मतलब होता है दूर दराज का, क्या मतलब होता है, दूर दराज का। रिमोट मतलब एकदम फार अवे जिसको बोलते हैं, जो विलेज एरिया होता है, एकदम दूर दराज के जो एरिया होते हैं उसकी हम लोग यहां पर बात हो कर रहे हैं। तो देखो इंडियाज प्रेजेंट रिमोट, अब रिमोट विलेज होता, रिमोट सिटी होता, रिमोट टाउन होता तो हम मान लेते। अब रिमोट स्लो डाउन, कोई इसका तो सेंस नहीं बन रहा है, ठीक है ना, इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है। हाँ, इकोनॉमिक स्लो डाउन ये हो सकता है, ठीक है, इकोनॉमिक स्लो डाउन हम लोग बोलते हैं, आर्थिक स्लो डाउन इस तरीके से। इसका मतलब हमारा आंसर बी वाला है, ठीक है ना दोस्तों, आंसर हमारा कौन सा है, बी वाला। तो देखो हमने ट्रिक लगाई, ठीक, ट्रिक हमने लगाई कि भाई हमको पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, क्या क्या पता करना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर हम पता करते हैं, और सेंस, हालांकि इस क्वेश्चन में आपको पॉजिटिव या नेगेटिव कौन सा सेंस है उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी, तो पार्ट ऑफ स्पीच से ही बड़ी आसानी से हमारा आंसर सामने आ सकता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर, आंसर हमारा बी वाला। अटेंशन नीड्स टू बी पेड टू बोथ साइक्लिकल एंड स्ट्रक्चरल डायमेंशंस ऑफ इंडियाज प्रेजेंट इकोनॉमिक स्लो डाउन। ठीक हुआ, क्लियर। चलिए, तो बी वाला आपका राइट आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप देखें, क्वेश्चन नंबर 99 हमारा क्या बता रहा है, प्राइवेट कॉर्पोरेट एंड पब्लिक सेक्टर्स वर द डैश सेक्टर्स एंड दीज सेक्टर्स वर फाइनेंसिंग देयर डेफिसिट्स फ्रॉम द डैश सेइंग्स ऑफ द हाउसहोल्ड सेक्टर्स। ओके, तो यहां पर एक क्वेश्चन में एरर हो गया, ठीक है, क्वेश्चन में एक मिस्टेक हो गया, सीइंग ये आपका नहीं है, ठीक है, ये आपका सेविंग्स है। ठीक है, क्या है दोस्तों, सेविंग्स है, और सेविंग्स का मतलब आप लोगों को पता है बचत। ठीक है, तो सेविंग्स ऑफ द हाउसहोल्ड सेक्टर, समझते हैं क्या इस क्वेश्चन का मीनिंग है। तो देखो क्या बोला जा रहा है, प्राइवेट कॉर्पोरेट, कि भाई ये जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस होते हैं, अडानी, अंबानी, गोदरेज, बजाज, ये जितने भी बड़े बड़े जो प्राइवेट कॉर्पोरेट हाउसेस होते हैं, एंड और उसके साथ साथ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में आपका ये एचपी हो गया, रेलवे हो गया, जो भी पब्लिक सेक्टर की जो कंपनीज है वो सारी पब्लिक सेक्टर्स वर द डैश सेक्टर्स, कि ये दोनों की दोनों जो है ये क्या है, ये एक डैश सेक्टर्स है। ठीक है, आगे देखते हैं, एंड दीज सेक्टर्स वर फाइनेंसिंग, और ये जो सेक्टर्स है पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों जो मिलके ये जो सेक्टर्स है ये क्या कर रहे हैं, ये फाइनेंस कर रहे हैं, फंड मुहैया करवा रहे हैं, किसको, देयर डेफिसिट्स, उनकी जो डेफिसिट्स है उसको, डेफिसिट का मतलब होता है जहां भी उनको घाटा हो रहा है ना, जहां जहां जिस जिस यूनिट के अंदर उनको नुकसान हो रहा है उस नुकसान की जो भरपाई है वो कॉर्पोरेट्स, पब्लिक और प्राइवेट वो उसकी भरपाई कर रहे हैं, अपनी दूसरी जगह से जो फंड है वो उधर दे रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए उनकी एक कंपनी, टाटा की एक कंपनी अच्छे से, जैसे टाटा डोकोमो है मान लीजिए, जो कि बंद हो चुकी है, वो अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो उसका जो कर्जा जो देना था वो टाटा मोटर से निकाल के उन्होंने उधर वहां पर डाइवर्ट कर दिया, तो अपना जो भी नुकसान है, डेफिसिट्स हैं, उसकी भरपाई कर रहे हैं फ्रॉम द, कैसे, फ्रॉम द डैश सेविंग्स ऑफ द हाउसहोल्ड सेक्टर, कि उनका जो हाउस होल्ड सेक्टर जो बहुत अच्छे से चल रहा है उससे जो भी उनकी सेविंग हो रही है वहां से वो क्या कर रहे हैं, अपना जो पुराना जो नफा नुकसान है उसकी भरपाई कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप दोस्तों मीनिंग तो आप लोगों को समझ में आया। अब देखते हैं कि इसके अंदर कहां पर क्या एरर, इस ब्लैंक में क्या आने वाला है, तो समझते हैं। तो देखो प्राइवेट कॉर्पोरेट्स की बात हो रही है और पब्लिक सेक्टर्स की बात हो रही है। अब क्योंकि दोनों मिलकर ये हमारा प्लूरल नाउन बनाता है तो प्लूरल वर्ब यहां पर है। चलिए, बिल्कुल अच्छी बात है। अच्छा, वर्ब लिखा है, इसका मतलब सेंटेंस आपका जो है ये पास्ट
टेंस का आपका ये सेंटेंस है, पूरा सेंटेंस आपका पास्ट टेंस का है, ठीक है। वर द डैश सेक्टर्स, अब आपको पता है कि ये जो वर्ड है हमारा सेक्टर्स, ठीक है, ये नाउन है भाई। क्या है दोस्तों? ये नाउन है। और कौन सा नाउन है? ये आपका प्लूरल नाउन है, ठीक है ना। अब आपका प्लूरल नाउन है तो जाहिर सी बात है इसके पहले यहां पर ये आपका एडजेक्टिव आने वाला है, ठीक है। क्या आने वाला है? एडजेक्टिव आने वाला है। चलिए अच्छी बात है, देखते हैं। तो देखो डैश सेक्टर्स है एंड दीज सेक्टर्स, ये जो सेक्टर्स है और फाइनेंसिंग, वो फाइनेंस कर रहे हैं अपनी जो घाटा है उसको फ्रॉम द डैश सेविंग्स। अब देखो सेविंग्स वापस आपका एक नाउन है और प्लूरल नाउन है, तो यहां पर भी हमारा क्या आने वाला है? एडजेक्टिव आना है, ठीक है। दोनों ही जगह पर एडजेक्टिव आने वाला है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि एडजेक्टिव कौन कौन सा है। तो देखो प्रूवन, क्या लिखा है? प्रूवन सेक्टर, बिल्कुल ये आपका एडजेक्टिव है, ये हो सकता है। प्रीमियम, प्रीमियम भी हमारा क्या है दोस्तों? एडजेक्टिव है। आगे देखते हैं डेफिसिट। तो देखो दोस्तों डेफिसिट जो है वो आपका क्या हो सकता है? एडजेक्टिव भी हो सकता है और नाउन भी हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। स्टीयरिंग, स्टीयरिंग जो है, स्टीयरिंग जो लिखा हुआ है वो हम देख लेते हैं। आई थिंक स्पेलिंग उसकी मुझे चेक करना पड़ेगी। हाँ सॉरी, इसकी जो स्पेलिंग है स्टीयरिंग है, ठीक है। ये आर यहां पर नहीं आने वाला है। स्टीयरिंग, स्टीयरिंग जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो स्टीयरिंग जो है ये भी आपका एडजेक्टिव की तरह हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है? एडजेक्टिव की तरह हो सकता है। अच्छा इनेबल, इनेबल का मतलब होता है मुमकिन करना। इनेबल का क्या मतलब होता है? मुमकिन, मुमकिन करना। और ये जो है आपका एक वर्ब है। क्या है दोस्तों? वर्ब है, तो ये तो नहीं आएगा, ठीक। तो चलो उसकी हेल्प से हमने क्या किया, एक ऑप्शन हमारी क्रॉस आउट हो गई। अब हम इसको देख लेते हैं, यहां पर भी हमको क्या चाहिए? एडजेक्टिव चाहिए। देखते हैं। तो फ्रॉम द ऑल्टर्ड सेविंग, चलो ईडी लगा है, मतलब ये आपका एडजेक्टिव हम कुछ कंडीशन में इस्तेमाल इसको कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही होता है मुख्यतः। स्टिफ्ट जो है वो आपका इसका भी वैसा ही है, एडजेक्टिव की तरह यूज कर सकते हैं, लेकिन मुख्यतः ये भी आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है। सरप्लस हो सकता है क्योंकि ये आपका एडजेक्टिव है। ऑपरेशनल, ये भी आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। ऑपरेशनल भी आपका एडजेक्टिव है। लीवर जो है ये हमारा जो है दोस्तों एक नाउन की तरह भी इसको हम यूज करते हैं, वर्ब की तरह भी यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन एडजेक्टिव ये नहीं होने वाला है, तो इसको हमने कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास जो चार ऑप्शंस हैं, चारों ही हमारे जो है एडजेक्टिव है। देख लेते हैं, अब थोड़ा सा मीनिंग समझ लेते हैं। तो देखो क्या हो सकता है? वर द डैश सेक्टर्स की, भाई वो कैसे सेक्टर्स हैं? डैश सेक्टर्स हैं। और ये जो सेक्टर्स हैं ये क्या कर रहे हैं? फाइनेंस कर रहे हैं। ध्यान देना, ये क्या कर रहे हैं? फाइनेंस कर रहे हैं। देखो एक चीज बताओ, सेक्टर अगर बहुत बेनिफिट में होगा तो वो फाइनेंस, उसको अपना जो डेफिसिट है, नुकसान है, उसको फाइनेंस करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भाई यहां पर साफ साफ मेंशन किया जा रहा है कि इन सेक्टरों को क्या करना पड़ रहा है? जहां से उनकी कमाई हो रही है वहां से उनको घाटे वाले सेक्टर में जो है अपना पैसा डालना पड़ रहा है, ठीक है। नुकसान वाले सेक्टर में अपना पैसा जो है वो डालना पड़ रहा है। मतलब एक चीज तो समझ में आ रही है कि ये जो प्राइवेट और पब्लिक है, ये यहां पर किस सेक्टर की बात हो रही है? वो जो भी सेक्टर है वो घाटे में है, कुछ ना कुछ वहां पर क्या है? नेगेटिव सेंस है, ठीक है। तभी तो वो क्या करना पड़ रहा है, क्योंकि ये देखो यहां लिखा दीज सेक्टर्स वर फाइनेंसिंग देयर डेफिसिट। वो ये सेक्टर जो है अपना घाटा, नफा जो है, जो नुकसान है सॉरी, वो दूसरे सेक्टर से भरपाई कर रहे हैं। मतलब कुछ ना कुछ नेगेटिव सेंस है। देखो यहां क्या लिखा है कि प्राइवेट, कॉर्पोरेट एंड पब्लिक सेक्टर वर द प्रूवन सेक्टर। प्रूवन मतलब बिल्कुल ये अपने आप को ये स्थापित कर चुके हैं, अपने आप को प्रूव कर चुके हैं ये सेक्टर। और ये सेक्टर अब ये फाइनेंस कर रहे हैं देयर डेफिसिट फ्रॉम द ऑल्टर्ड सेविंग्स। अब देखो फ्रॉम द ऑल्टर्ड सेविंग्स ऑफ द हाउस होल्ड सेक्टर। तो देखो ऑल्टर्ड का मतलब क्या होता है? चेंज की हुई, ठीक है। कैसी सेविंग? चेंज की हुई, या फिर आप एक गफला किया हुआ है ना, ऑल्टर्ड एकदम बदली हुई कैसी सेविंग? ऑल्टर्ड सेविंग। तो ऑल्टर्ड सेविंग का यहां पर कोई सेंस नहीं हो रहा है, ठीक है। कोई चेंज सेविंग क्या होता है? कोई मीनिंग यहां पर
नहीं बन रहा है। इसका मतलब चलिए ये मान लेते हैं, बट ये वाला पॉइंट आपका एडजेक्टिव जो है मैच नहीं हो रहा है। ठीक, इसका मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन भी हमने कैंसिल कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, तो देखो क्या लिखा है, तो प्राइवेट, कॉर्पोरेट एंड पब्लिक सेक्टर दे वर दी प्रीमियम सेक्टर्स। क्या बोला जा रहा है यहां पर कि वो बिल्कुल प्रीमियम सेक्टर है, वो ऐसे सेक्टर है जो बहुत टॉप पर चल रहे हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, यहां बोला जा रहा है कुछ पॉजिटिव सेंस में, है ना, पॉजिटिव वर्ड है ये। यहां बोला जा रहा है कि वो बहुत बड़े सेक्टर है, बहुत कमाई वाले सेक्टर है, एंड और ये जो सेक्टर है ये फाइनेंस कर रहे हैं अपना जो नुकसान है वो दूसरे सेविंग से। तो भाई एक तरफ तो वो बहुत प्रीमियम सेक्टर है, बहुत टॉप लेवल की कमाई करने वाले सेक्टर है, और दूसरी तरफ वो अपना जो घाटा है वो दूसरे किसी सेविंग से कर रहे हैं। तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गई भाई, ये तो कोई बात ही नहीं है। इसका मतलब यहां पर पॉजिटिव सेंस का तो नहीं आने वाला है, प्रीमियम जो वर्ड है वो बिल्कुल रॉन्ग हो गया। ठीक है, और इधर सेकेंड वर्ड भी देखो आप कि प्रीमियम सेक्टर्स एंड दीज सेक्टर्स वर फाइनेंसिंग द डेफिसिट फ्रॉम दी स्टिफ्ड सेविंग्स। स्टिफ का मतलब बिल्कुल जो सक्रिय सेविंग, ऐसी सेविंग जो बहुत कम आती जा रही है। स्टिफ मतलब बिल्कुल एक तरह से बोलते खिंचाव वाली, जिसमें बहुत तंग जिसको बोला जाता है। स्टिफ मतलब बहुत तंग सेविंग, तंग मतलब बहुत ही कम, है ना। तो ये तो कोई सेंस नहीं हो रहा है। ठीक है, यहां पर एक पॉजिटिव सेंस का वर्ड हमारा आना चाहिए, नेगेटिव सेंस का नहीं आना चाहिए। तो बी वाला ऑप्शन भी हमने कैंसिल कर दिया। अब देखते हैं सी वाला क्या होगा। तो देखो, दे वर प्राइवेट, कॉर्पोरेट्स एंड पब्लिक सेक्टर वर द डेफिसिट सेक्टर्स। ये हो सकता है कैसे कि ये दोनों के दोनों जो सेक्टर है ये नुकसान वाले सेक्टर है। ठीक है, देखो यहां पर डेफिसिट सेक्टर है, और ये जो सेक्टर है ये अपना जो डेफिसिट है ये किसी और से फाइनेंस कर रहे हैं, है ना। डेफिसिट फ्रॉम दी सरप्लस सेविंग ऑफ दी हाउस होल्ड सेक्टर, बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो एक्स्ट्रा जो सेविंग, सरप्लस मतलब क्या, एक्स्ट्रा, है ना। एक्स्ट्रा जो सेविंग है इनकी जो हाउस होल्ड से हो रही है उसकी ये भरपाई कर रहे हैं अपने डेफिसिट सेक्टर की, है ना। उससे आप अपने डेफिसिट सेक्टर की भरपाई कर रहे हैं। दोस्तों सी वाला हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है ना, काफी सारे बच्चों का सी वाला राइट आंसर होगा, मुझे उम्मीद है। डी वाला देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है इसमें। देखो क्या लिखा है, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर वर द स्टीयरिंग सेक्टर। तो स्टीयर करना, देखो स्टीयरिंग सेक्टर्स एंड दीज सेक्टर्स वर फाइनेंसिंग द डेफिसिट फ्रॉम द ऑपरेशनल सेविंग। देखो ऑपरेशनल जो है वो सेविंग कैसे होगा भाई, ऑपरेशनल सेविंग होगा नहीं। अगर ऑपरेशनल सेविंग को ही आप खर्च कर दोगे तो फिर ऑपरेशन कैसे करोगे, मतलब डे टू डे जो वर्क है वो कैसे होगा, तो उसका कोई सेविंग नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर ये एडजेक्टिव उसका गलत है। ठीक है, तो यहां डी वाला वैसे ही हमारा नहीं होने वाला है। आंसर दोस्तों आपके सामने बिल्कुल, और बिल्कुल मस्त क्वेश्चन है ये आपका, सी वाला इसका राइट आंसर है। देखो कितना तरीके से, कितना डीप समझ के भी हमने किया और ट्रिक के तरीके से भी हमने किया, बट यहाँ थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपको डेवलप करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि लेवल जो है आपका मेंस का लेवल है ना। केवल ट्रिक से काम नहीं चलेगा, दोनों चीजों का जब समावेश होगा तो बिल्कुल मजेदार तरीके से आप लोगों के आंसर निकल कर आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, 100 वाले क्वेश्चन पर हम लोग पहुंच गए हैं, और ये क्वेश्चन भी आपका डबल फिलर्स का क्वेश्चन है। आप देखें क्या लिखा है, विवेकानंद वॉज अ डैश ऑफ अ मल्टीकल्चरल नेशन रूटेड इन रिलीजियस डैश एंड मॉडर्निटी दैट could face the world challenges easily। क्या इसका मीनिंग है, देखो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में ये पूरा सेंटेंस है। आप हम सभी को पता है कि वो कितने ग्रेट, उन्होंने हमारे हिंदुस्तान को वर्ल्ड के मैप पर किस तरीके से उन्होंने पहुंचाया, कैसे यूएस में उनका जो वो स्टेटमेंट था, भाषण जो था वो पूरे वर्ल्ड में सराहा गया, और बिल्कुल उन्होंने
अलग अलग क्षेत्र में बहुत अच्छे उन्होंने कार्य किए। तो विवेकानंद जी के बारे में यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि वॉज अ डैश ऑफ अ मल्टीकल्चरल नेशन, कि वो क्या थे, वो डैश थे मल्टीकल्चरल, बिल्कुल विविध जो देश है, मतलब ऐसा देश, ऐसा नेशन जहां पर अलग अलग धर्म के, अलग जाति के जो लोग हैं, रंग रूप के, भाषा बोलने वाले लोग जो हैं, वो सब एक साथ मिलकर रहते हैं। ठीक है, वो जिसको बोलते हैं ना यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो उसके वो पैरोकार थे, उसके वो समर्थक थे। ठीक है, यहां पर यही बताया जा रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आप देखो दोस्तों, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है विवेकानंद वॉज देखो कितनी बढ़िया हिंट है आपके सामने। अब आया मतलब इसके बाद और यहां पर ऑफ है ना, ये मैंने आप लोगों को बताया था कि आर्टिकल प्लस यहां पर डैश है प्लस ऑफ या कोई भी दूसरा प्रीपोजिशन। दोस्तों ये स्ट्रक्चर आपको कहीं पर भी मिलता है, बिल्कुल आंख बंद कर जो है आपको यहां पर क्या लगाना है, नाउन लगाना है। ठीक है ना, नाउन की जगह यहां पर बनती है आर्टिकल प्लस नाउन प्लस ऑफ प्रीपोजिशन। वर्ड में किसी भी इंग्लिश को किसी भी तरीके से स्ट्रक्चर को देख लो, ये ही आपका नाउन ही आने वाला है। ठीक है, गारंटीड। तो यहां पर आपका क्या आने वाला है दोस्तों, यहां पर नाउन आने वाला है। एक इंपॉर्टेंट हिंट हमको पता चल गई। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो विवेकानंद वॉज अ डैश ऑफ अ मल्टी कल्चरल, की वो मल्टी अलग अलग विविध जो कल्चरल है, नेशन है, उसके वो डैश है रूटेड इन रिलीजियस, जिसकी जड़ें जो है वो किस में है, रिलीजियस डैश में है। ठीक है, अब ध्यान देना दोस्तों, OUS कहीं पर भी आता है मतलब ये आपका एडजेक्टिव है भाई। OUS वाला वर्ड जो है, रिलीजियस जो है, धार्मिक जिसको बोलते हैं, ये आपका एडजेक्टिव है। और आपको पता है कि एडजेक्टिव के बाद में भी हम लोग क्या लगाते हैं भाई, एडजेक्टिव के बाद भी हम लोग नाउन लगाते हैं। तो यहां पर भी आपका नाउन आ गया। तो देखो, रूटेड इन रिलीजियस डैश एंड मॉडर्निटी। देखो आपके स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए देखो एंड है और उसके बाद क्या लिखा है, इटी, मॉडर्निटी। तो ये आपका नाउन है, यहां पर भी नाउन ही होना है। ठीक है, और एक और चीज बता दूं कि ये आपका मॉडर्निटी जिसको बोलते हैं हम लोग, जिसको आधुनिकता जिसको कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, आधुनिकता। तो ये जो आधुनिकता है उसी तरह का कोई ना कोई वर्ड यहां पर आने वाला है। और ये आपका एक सकारात्मक शब्द है, पॉजिटिव सेंस का वर्ड है। इसका मतलब यहां पर भी नाउन आपका कैसा आने वाला है दोस्तों, पॉजिटिव नाउन आने वाला है। कोई सकारात्मक बात, धार्मिक डैश है ना, कोई पॉजिटिव बात यहां पर कही जाएगी। आगे देखते हैं। तो रूटेड इन रिलीजियस एंड डैश, रिलीजियस डैश एंड मॉडर्निटी दैट कुड फेस द वर्ल्ड चैलेंज इजीली, की ऐसी इस तरह के डैश की वो बात कर रहे हैं जो वर्ल्ड के, विश्व के जो बड़े बड़े चैलेंज है उनको आसानी से वो लड़ सकते हैं, फेस कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर मीनिंग आ रहा है। चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस में हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट वर्ड है हमारा प्रोवाइड। ठीक है, अब प्रोवाइड जो है दोस्तों ये आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, क्रिया है। ठीक है, प्रोवाइड का मतलब क्या होता है, अवेलेबल करवाना। ठीक है, वो चीज देना, देना एक तरह से। प्रोवाइड का मतलब क्या होता है, उसको प्राप्त करवाना, अवेलेबल करवाना, उसको देना वो चीज। ठीक है, वो सेंस यहां पर आने वाला है। तो ये आपका नहीं होगा, बिल्कुल आप इसको कट कर दो। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमको चाहिए कोई नाउन। ठीक, आगे देखते हैं। एडवर्सली, देखो एडवर्सली अफेक्ट, एडवर्सली का मतलब क्या होता है भाई, एडवर्सली का मतलब होता है बैडली, बहुत ही बुरी तरीके से। और एलवाई लगा है, इसका मतलब ये आपका एडवर्ब है। क्या है दोस्तों, एडवर्ब है। इसको आपने कट कर दिया भाई, एडवर्ब नहीं चाहिए, नाउन चाहिए। अच्छा, फिर क्या लिखा है, प्रोपोनेंट। देखो प्रोपोनेंट का मतलब होता है पैरोकार। क्या मतलब होता है, पैरोकार, या आप बोल सकते हो सपोर्टर। ठीक है, क्या बोलते हो, सपोर्टर। ठीक है, उनके सपोर्टर होना, उनके पैरोकार होना, उनके पक्षकार जिसको बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, पक्षकार।
ठीक है, तो आपको पता है यहां पर देखो विवेकानंद जी जो है वो किस चीज के पैरोकार थे, किस बात के पक्षकार थे, पैरोकार थे, पक्षकार थे, प्रोपोनेंट थे ऑफ मल्टीकल्चरल नेशन, एक ऐसा देश जहां पर अलग अलग धर्म जाति के लोग वहां पर एक साथ खुशहाली से रहे, इस तरह के देश की वो कल्पना करते थे, इस तरह के देश के वो पैरोकार थे, इस तरह के देश के वो प्रोपोनेंट थे। इसका मतलब ये आपका सी वाला हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो अगला क्या है, नोशनल, और नोशन का मतलब होता है अनरियल। ठीक है, नोशनल का मतलब होता है अनरियल, अनरियल जिसको हम बोलते हैं काल्पनिक। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं, काल्पनिक, नकली जिसको बोलते हैं, स्वप्निक जिसको सपनों का बोलते हैं, जो केवल सपनों में मिलता है, बिल्कुल अनरियल। तो क्या वो इस तरह के देश का वाज क्या नोशनल ऑफ, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अल आया, ठीक है, अल यहां पर आ रहा है, इसका मतलब ये आपका एडजेक्टिव है, तो वैसे भी हमको नाउन चाहिए, ये होना नहीं है। ठीक है, और इसका मीनिंग भी कुछ और आ रहा है, काल्पनिक है ना, काल्पनिक से कोई सेंस यहां पर नहीं है। आगे देखते हैं, इंक्रीज्ड, इंक्रीज्ड क्या है, इंक्रीज्ड आपका एडजेक्टिव हो सकता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो सकता है। ठीक है, एडजेक्टिव हो सकता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो सकता है, लेकिन नाउन तो नहीं है। तो चलिए आंसर बड़ी आसानी से आपके सामने दोस्तों, सी वाला जो है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। देखो फर्स्ट वाले ऑप्शन से ही हमको आंसर पता चल गया, मतलब सेकंड ऑप्शन पर जाने की हमको जरूरत ही नहीं पड़ी। तो देखो ट्रिक इस तरीके से काम करती है, क्योंकि कई बार क्या होता है आपको सारे वर्ड्स की मीनिंग पता नहीं होती है। ठीक है, जैसे ये वर्ड है नया आपके सामने, परव्यू है ना, प्रीव्यू अलग होता है, परव्यू अलग होता है। अब आपको नहीं पता, मान लो परव्यू क्या होता है, तो क्यों इतना डिटेल में जाना, सीधा सा ट्रिक लगाओ, हिंट लगाओ भाई, पार्ट ऑफ स्पीच पता कर लो, ये आने वाला है, बात खत्म, आंसर वैसे ही आपके सामने दौड़कर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, इतने बढ़िया तरीके से आपके कंसेप्ट में क्लियर करवा रहा हूं कि आंसर खुद आपके सामने चलकर आएगा कि सर जी मैं हूं आंसर, मुझे टिक कर दो है ना, इस तरीके से। तो ध्यान रखना है दोस्तों, ये आपका आंसर है। चलिए मीनिंग में बता देता हूं। देखो परव्यू का मतलब होता है परिधि, सीमा। ठीक है, क्या मतलब होता है, सीमा आप कहो, या फिर एरिया, या फिर उसको आप कह सकते हो परिधि, जो बाउंड्री, उसना जो बोलते हैं ना परिसीमा जिसको बोला जाता है, वो होता है परव्यू। ठीक है, इंपैक्ट का मतलब होता है असर करना। ठीक है, टॉलरेंस का मतलब होता है माफ करना। ठीक है, टॉलरेंस का मतलब टाल देना या फिर उसको माफ करना, माफ करना, है ना। और क्या है हमारे पास वर्ड ऑफसेट, तो ऑफसेट का मीनिंग होता है दोस्तों पूरा करना, कंप्लीट करना, है ना। ऑफसेट का मतलब होता है कंप्लीट करना, पूरा करना। ठीक है, ये इसका मीनिंग होता है। हमारा जो आंसर है, देखो यहां पर टॉलरेंस है, तो देखते हैं टॉलरेंस यहां पर फिट हो रहा है कि नहीं, वैसे तो होगा। ठीक है, देखो क्या लिखा है कि विवेकानंद वाज अ प्रोपोनेंट, तो ये तो बिल्कुल कंप्लीट है कि विवेकानंद जी जो है वो कौन थे, वो पैरोकार थे, प्रोपोनेंट थे ऑफ अ मल्टीकल्चरल नेशन। ठीक है, रूटेड इन रिलीजियस टॉलरेंस, देखो किस में रूट था कि रिलीजियस टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब होता है स्वीकार्यता, है ना, एक माफ करना या एक तरह से स्वीकार्यता भी होता है कि भाई हम सभी धर्मों को है समान अधिकार देना, समान इक्वालिटी देना, सभी धर्मों को बराबर। और आपको पता है, आपने सुना होगा रिलीजियस टॉलरेंस मतलब सभी धर्मों को स्वीकार करना, तो स्वीकार भी इसका मतलब होता है। ठीक है, स्वीकार्यता, है ना, इस तरीके से इसको हम बोलते हैं। ये आपका एक नाउन है। ठीक है, टॉलरेंस जो है वो आपका नाउन है, तो पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से भी हमारा यहाँ पर ये बिल्कुल सही वर्ड है। तो रिलीजियस टॉलरेंस एंड मॉडर्निटी, ठीक है, आधुनिकता को भी वो सपोर्ट करते थे। दैट कुड फेस द वर्ल्ड चैलेंज इजीली, की जो वर्ल्ड का जो चैलेंज है उसको आसानी से फेस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हुआ क्लियर? आंसर आपके सामने सी वाला जो है वो हमारा एकदम परफेक्ट आंसर है। तो देखो नई नई चीजें जो है हम लोग एक एक क्वेश्चन के माध्यम से बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। इसी तरीके से चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा।